मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़ा बता दिया, थोड़ा सा और बता दें तो a cycle, बात नहीं करो, of 28 days occurring in female after puberty is called menstrual cycle. बात नहीं करो, 28 डेज का साइकिल जो फीमेल में होता है प्यूबर्टी के बाद, उसे क्या कहेंगे? मासिक चक्र. नाउ इन दिस क्रैकिंग होगा ऑफ ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग, मेकिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, एंड ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. तो ये 28 डेज का साइकिल है, जिसमें कि जो ओवरी के अंदर ब्लड एंड म्यूकस की लाइनिंग है वो क्रैक कर जाएगी, फिर नई लाइनिंग बनेगी. इस पूरे साइकिल को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ ये एक साइकिल, ये चीज है इस लाइन का. ओके, इन दिस साइकिल जो पहले से बनी हुई लाइनिंग है वो धीरे धीरे डिप्लीट होगी और फिर 5 दिन लगेगा और इसमें से ब्लड ऐसे सब निकल जाएगा, म्यूकस और ब्लड पूरा निकल जाएगा, पूरी डिप्लीट हो जाएगी, पतली हो जाएगी. तो पहले 5 दिन में क्या होगी बताओ? ये सारी लाइनिंग पतली हो जाएगी. ये इस वजह से होगा क्योंकि अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ. ये सारा इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ये कौन सा पीरियड है? मेंस्ट्रुएशन. फिर इसके बाद नई लाइनिंग बनना शुरू होगी और ये इट इज द proliferation या मेकिंग ऑफ ब्लड एंड लाइनिंग. दिस इज द फ्रेश लाइनिंग विच स्टार्ट्स मेकिंग. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक ये बनेगी. जो 16th डे होगा यहाँ पर वैसे तो जो एग बनना शुरू होगा ये अनमेच्योर्ड फॉलिकल है जो बड़ा होता जाएगा और बड़ा होते होते बड़ा हो जाएगा कि नहीं. बड़ा होने के बाद ये ओव्यूलेशन है. ओव्यूलेशन से क्या समझती हो दिव्या? कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तब फिर ओव्यूल रिलीज करेगा. इट इज रिलीज ऑफ ओवर. बाकी ये सब जो मैच्योरिटी पीरियड है ये सब तो ओवरी के अंदर होता रहे. समझ आई बात कि नहीं? और उनमें से किसी एक ये है मैच्योरिंग. तो दैट इज मैच्योरिंग ऑफ एग और ये है ओव्यूलेशन. अगर ओव्यूलेशन हो गया है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है, 1 दिन का इंतजार होगा, 1 दिन इसकी लाइफ है. तो उसके बाद अब इसमें डीपर क्रैक बनने लगेंगे और क्रैक बनने के साथ साथ क्या होगा? ये डिजेनरेट भी होने लगेगा. थोड़ा थोड़ा ये इसका म्यूकस कम होने लगेगा, जो भी स्पॉन्जीनेस है वो कम होने लगेगा. ये थोड़ा हाइट में भी कम होने लगेगा और
इसमें क्रैक आ जाएंगे। So 28 डेज के बाद फिर जब 28 डेज हो जाएंगे तो क्या होगा, आफ्टर दैट वो उधर से बेंच चाहिए क्या? दिस इज मेकिंग ऑफ ब्लड लाइनिंग। और फिर यहाँ से अगर एग सर्वाइव नहीं करता, फर्टिलाइज नहीं होता, तो इसमें क्रैक आएंगे, जिसके लिए प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार है। और जो यहाँ तक जब बन रहा है तो कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। ओके, चलो। सो इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है कि vaginal flow of blood and mucus from फर्स्ट टू 8 डेज, किसी में फर्स्ट टू 8 डेज भी हो सकता है, वरना 1 to 4 डेज तक रहता है। और इसीलिए फीमेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल है, क्योंकि हर साल अगर ब्लड का लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 से 11 तक है तो ठीक माना जाता है, जबकि मेल में 13.5 को ठीक माना जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? और ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उनको हीमोफीलिया यानी ब्लड लॉस की दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज vaginal flow of blood and mucus from 1 to 8 days in every menstrual cycle. Is called menstruation. इसे menstruation कहेंगे। If egg gets fertilized, then no menstruation takes place. तब फिर उसी ब्लड लाइन को यूज कर लिया जाएगा, इसी पे ही तो फिर वो जो भी एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा ना। इफ एग इज फर्टिलाइज्ड देन नो मेंस्ट्रुएशन इज टेक्स प्लेस। प्लेस अंटिल, सेंटेंस पूरा करो अर्चिता। बेबी इज बॉर्न, सही कह रही है। जब तक बेबी बॉर्न नहीं होगा या पार्ट यूरिटेड नहीं हो जाए या डिलीवर्ड नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि वो लाइनिंग यूज होती रहेगी ना। बेबी बॉर्न हो गया तो फिर अगली बेबी की तैयारी। अंटिल बेबी इज पार्ट यूरिटेड, डिलीवर्ड, बॉर्न। ठीक है। What is the possibility of fertilization? What happens if no fertilization takes place? What happens if no fertilization takes place? If mating is done, ये 16th डे है, 16th है, और यहाँ पे 14, 15, 16। So if mating is done from कहाँ से कहाँ तक? From 14th to 17th day, 14th to 17th day of menstrual cycle, then there is chance of fertilization. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आजकल सब लोग हाइजेनिक फूड नहीं खा रहे, डिब्बा बंद फूड खा रहे हैं। तो किसी किसी का कभी 28 डेज में होता है और किसी किसी महीने 29 डेज में भी होता है। तो ऐसा चंद्रमा की तिथि के हिसाब से आजकल हो नहीं रहा, क्योंकि आइडियल फूड ही नहीं रह गया। अगर सब कुछ इसके हिसाब से जिसका चल रहा है उसी के हिसाब से, ठीक है।
28 days का है। तो then there is a chance of fertilization as 14th डे में अगर स्पर्म रिलीज कर दिया गया तो क्या होगा बताओ? ये 3 दिन तक सर्वाइव करेगा ना, ये यहाँ तक रहेगा। The life of sperm after ejaculation is for 3 days and life of egg after ovulation is 1 day. Okay, life of sperm in female body after insemination, अगर सेमेन को अंदर डाल दिया जाएगा, insemination is 3 days, so it survives from 14th day to 16th day and fertilization is possible. So it survives from 14th to 17th day and fertilization is possible. और इससे निषेचन हो जाएगा इवन ऑन लाइफ ऑफ एग कितनी होती है या ओवम इज 1 डे। तो अगर मान लीजिए कि ओव्यूलेशन 16th डे में हुआ तो ये यहाँ भी जिंदा रहेगा। ऐसे में अगर यहाँ स्पर्म आ जाता है 1 दिन बाद भी तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो इफ insemination is done on 17th day, then also fertilization. What happens? अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, if fertilization does not, if fertilization does not occur, तो ये जो 4 दिन हटा दिए जाएं उसके बाद का जो पीरियड है उसको सेफ पीरियड कहा जाता है मेटिंग के लिए। दिस इज, ये तो पीरियड हटा ही दें क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो इस चीज को सेफ पीरियड कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो मेटिंग इज डन बट इट डज नॉट रिजल्ट एज फर्टिलाइजेशन, then that period is counted as safe period. अब देखो, if fertilization does not occur, कभी कभी कुछ लोग क्वाइटस इंटरप्टस भी कर लेते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस का क्या मतलब है? तो क्वाइटिंग इज डन, क्वाइटिंग यानी मेटिंग, लेइंग साइड बाय साइड फॉर इंसेमिनेशन, विच इज नोन एज क्वाइटस। और इंटरप्टस का क्या मतलब होता है? बाधा, इंटरप्शन जानते हो ना। तो अगर मान लीजिए तो मेटिंग इज डन बट इंसेमिनेशन इज नॉट डन, सेमेन को अंदर न डाला जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या वो इंटरप्टस हो जाएगा? जब सेमेन अंदर ही नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन अगर करेगा, उस चीज को क्या कहते हैं? क्वाइटस इंटरप्टस। जब हम कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे, क्योंकि वहां पर ये मेथड है। ओके, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? यदि निषेचन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उस ब्लड लाइनिंग का क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन एग डीजेनरेट्स, मर जाता है, डीजेनरेट्स इन 1 डे and cracks on endometrium। इन लाइनिंग को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो सबसे बाहरी लाइनिंग है इसे मायोमेट्रियम कहेंगे, इसके अंदर वाले ये मायोमेट्रियम। cracks on endometrium develops। ठीक है, अप टू कब तक डेवलप करेगा? अप टू 17th to 28 days and in next cycle, menstrual cycle, from 1 to 8 days menstruation occur।
because it is now no more worthy for implanting next ovulation. ये 1 महीने के लिए ही वर्दी है, बल्कि 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए नहीं हुआ तो ये बेकार है, फिर से हटना होगा। सो menstruation occurs। और देखो मीनार्की और मीना पास के बारे में कोई डेफिनेशन लिखा दिए नहीं लिखा? ओके, नाउ बर्थ कंट्रोल। As our population is rising exponentially, however resources are limited, there are also the aspiration of parents to make their better future for their child. Good parenting is in air. Good parenting सभी चाहते हैं कि करें, अच्छे अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दें, लाइफ दें। So birth control is needed for this. Less number of childs can be parented better. ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या पेरेंटिंग हो पाएगी? इसलिए also there are social constraints, economic constraints। इसके अलावा क्या होता है? एज कंस्ट्रेंट्स, एज की भी तो बाधा होती है। मान लीजिए कि मैच्योर होना चाहते हैं तो अगर एज का कंस्ट्रेंट भी है, सो इफ ए पर्सन इज मेंटली, मानसिक रूप से कि हाँ बच्चे को जन्म देना है, वाइफ ही मानसिक रूप से नहीं करनी, अभी तो मैं 5 साल वहाँ पर मेरा जॉब चल रहा है, अभी बच्चे को कैसे देखेंगे, ऐसा होता है कहीं नहीं। तो कई बार मेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है? इफ female or male, if either of the parents does not want to deliver baby and it is killed in uterus, then it is known as abortion। बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि अगर यूट्रस से बाहर आ गया तो उसको मारना अपराध है, फिर तो जेल जाओ। निकले हुए बच्चे को कौन मारे? पेट में जिसको भी मार दो। That is so, that is aborting the child if parents do not want ready to give birth। ठीक है, ऐसे केस में इफ अनबॉर्न बेबी इज किल्ड विद इन मदर्स वॉर्म, तो उसे क्या कहेंगे? उस चीज़ को, जैसे किसी चीज़ को छोड़ देना, अबॉर्ट कर दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, तो वही तो अबॉर्शन है। बात समझ आ गई? कहीं डेफिनेशन पूछी जाए तो भी चलिए। सो इफ बोथ पेरेंट्स आर मेंटली, फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए। फिजिकली तरह तरह की बीमारी लगी हुई है, उसकी वाइफ को कमजोर है, हीमोफीलिया है, और बच्चे को जल्दो बेचारी, इसकी खुद की भी तो जान है। मुमताज ऐसे ही तो मरी थी 17वें बच्चे को जन्म देते। तो अभी इफ बोथ पेरेंट्स आर फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली रेडी, सभी चीज होनी चाहिए। रेडी, देन क्या होगा? ओनली क्या होगा? बताओ। Then only it is better to have child। ऐसी बात होती कि नहीं? Then it is only have to better have to, so there are certain methods of contraception जिसको कहते हैं birth control method। Okay, so that is they are the methods used for birth control are called methods of contraception। This is contraceptive methods कहलाएंगे। In these methods, though mating is done
बट इट डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसा कोई मेथड हो कि मेटिंग तो हो जाए लेकिन रिप्रोडक्शन ना हो, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? कंट्रासेप्टिव। सो इन दीज मेथड्स दो मेटिंग इज डन, मेटिंग को ही क्वाइटस कहते हैं, क्वाइटस लेटिन नेम इज डन, but it does not result as reproduction। fertilization भी ना हो या reproduction, fertilization दो से birth control method कहेंगे। There are the different methods। इसके अलावा birth control is also necessary because our country is facing the scarcity of resources। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो देश का विकास कैसे होगा? पहला तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे खुद के व्यक्तिगत कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन ये क्या देश के लिए भी ज़रूरी है? सो birth control is also necessary for, ठीक है, in perspective of nation as resources are limited, but population is rising exponentially। तो इसलिए हमें बर्थ कंट्रोल करना चाहिए। ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट स्मॉल फैमिलीज, एक और रीजन भी है, क्योंकि मेटिंग तो की जा सकेगी लेकिन क्या फैमिली बढ़ती ही चली जाए शाहजहां की तरह, एक बच्चा दो बच्चा से 17 होता चला जाए, कोई बर्थ कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे में फिर उन्हीं के बच्चों ने दारा शिको, औरंगजेब ने 3 बच्चों का सिर्फ प्लेट में लेके शाहजहां को दे दिया था, दारा शिको और दारा शुजा सबका सर ले। अब भाई भाई में लड़ गए, 3 का सर लेके दिया। जिसने उनको पैदा किया सिर्फ 2 गिलास पानी पीने को देता था शाहजहां देव का। चलो, नाउ बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नीडेड एज स्मॉल फैमिली इज ए गुड फैमिली। ओके, 3 रीजन बताए, एक खुद के कंस्ट्रेन हो सकते हैं, ये 3 पॉइंट लिखे जाएंगे जब भी लिखे जाएंगे। बर्थ कंट्रोल, हम दो हमारे दो, बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नीडेड as a small family is good family, happy family। बताइए कितनी बात समझ में आई? तो नाउ birth control is also needed for family planning and give a desirable gap। ये चौथा पॉइंट, between 2 children। यदि 2 बच्चे होने हैं, बेटा बेटी, एक बच्चा होगा तो अकेले बोर हो जाएगा, होता है ऐसा, होता है सिंगल चाइल्ड। लेकिन अगर 2 भी है तो उनमें गैप तो देना पड़ेगा ना। दैट इज बर्थ कंट्रोल। और किस लिए नीडेड है? 3 पॉइंट बता चुके, एक अच्छी फैमिली के लिए, देश के लिए, एक अपने कंस्ट्रेंट्स के लिए। चौथी चीज, ये ऐसा भी नहीं हो कि जो हनीमून का पीरियड है उसी समय ही बच्चा लिए घूम रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं ना। तो बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो नीडेड फॉर फैमिली प्लानिंग। जब तुम्हें बच्चा चाहिए तभी हो तो कितना अच्छा होगा, नहीं? फॉर फैमिली प्लानिंग एंड ऑल्सो गिव ए डिजायरेबल गैप बिटवीन 2 बेबी की, जो बड़ा बच्चा वो छोटे को पाल सके और हमारी जिम्मेदारी खत्म। दैट इज बर्थ कंट्रोल is also needed
have family planning and desirable gap between children या सिबलिंग, बच्चों के बीच में। ठीक है, अब आगे देखो बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये भी 3 नंबर का आता है, चारों चीज लिख देना। बर्थ कंट्रोल मेथड, चलिए सो prevention of pregnancy in women is called contraception। एक और डेफिनेशन दी है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। इसको गर्भ निरोध कहते हैं। कंट्रासेप्शन का क्या मतलब है? गर्भ निरोध, गर्भ न धारण हो। इट्स मेथड्स आर, इसकी 4 अलग अलग कैटेगरी हैं। इट्स मेथड्स आर बैरियर मेथड। कल आप लोगों की छुट्टी है क्या स्कूल की? Yes, sir. सभी हमें तो छोड़ना है। इसको बुलाया सर इसको। इसमें देखते रहा। ये शो में जाना है। सर ये शो देखना है। चलो ठीक है, ठीक है। बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, एंड सी सर्जिकल मेथड। ओके, बात नहीं करो, अलग अलग मेथड देखो। सो देयर आर 3 मेथड्स। गर्भ निरोध के 3 उपाय हैं। पहला है बैरियर मेथड। Barrier method for preventing pregnancy. Physical barriers like male condom and female diaphragm. फीमेल डायफ्राम ऐसा होगा जिसमें यहाँ रबर की कैप होगी and it is to be worn in waist। ये इस पे बड़ी बेल्ट लगी हुई है। This is diaphragm and this is male condom। Okay, now so physical barriers are used। इनके क्या फायदे हो सकते हैं? मान लीजिए फिजिकल बैरियर अगर यूज किया जाए तो इसका कोई फायदा है? क्या फायदा बताओ। दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज नहीं फैलेंगे। नहीं तो ऐसा जरूर हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जेनिटल्स हैं वो बहुत अनहाइजीनिक पार्ट होते हैं। हमारे यहाँ इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाता। इवन अगर बचपन में वहाँ डिसीज़ भी हो जाती है तो लोग छिपाते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को बताने में। एक तो अनहाइजीनिक है, उसकी क्लीनिंग नहीं की जाती। इवन जो पीनस है तो पीनस में भी कई बार होता है, इसके ऊपर एक सीथ होता है, उस कवर के नीचे ही इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि लोग उसे क्लीन नहीं करते। अच्छा, मोहम्मडन्स में क्या होता है, इसको कट कर देते हैं तो उसमें क्या कि क्लीनिंग की समस्या नहीं रह जाती। लेकिन बाकी और धर्मों में तो कटिंग नहीं होती ना, तो इस तरीके से जो इसको सुन्नत करना कहते हैं मुस्लिम में, लेकिन वो करते हैं। तो इसलिए बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को बताएंगे नहीं ना, उनमें इतनी जागरूकता होती है। और फीमेल में भी अगर किसी तरीके की कोई जेनिटल डिसीज़ हो गई, जैसे गोनोरोइया हो गया, सिफिलिस, ऐसी जानलेवा है
कि तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी कोई ज़मीन पे लाके खड़ा कर देंगी। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरीके की इचिंग है या यूरिन में एक तरीके का कोई बर्निंग सेंसेशन होता है, सिफिलिस, गोनोरोइया, वार्ड, सब इनके बारे में देखेंगे। सो इफ दीज आर दो माइनर डिसीज, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। एट लेटर स्टेज इट बिकम्स, और इन्हीं में से अगर एक कोई डिसीज है और दूसरा उसके साथ मेटिंग करेगा, लोग फिर अपना इरिटेशन कि देखो तुमसे हमको ये बीमारी हो गई, और फिर अपनी वाइफ पर सारी वो करेंगे, फिर मैन हैंडलिंग करेंगे। तो फीमेल का एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिर अत्याचार होता है, घरेलू अत्याचार। तो इसलिए फिजिकल बैरियर अच्छा मेथड है। अगर मेल में ये बीमारी है, वही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो फीमेल में चेहरे में, हाथ में ऐसे फफोले पड़ जाएंगे, आप देखो जीभ में ऐसे पड़ जाएंगे। सिफिलिस और गोनोरोइया भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा। तो जब हम देखेंगे ये जो 4-5 बीमारियां कौन कौन सी, उनके क्या सिम्टम्स हैं, तो ये जानलेवा बीमारियां हैं। इसके लिए STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में। जाओ तो वहाँ के लोगों को देख के डर जाओ कि ऐसी ऐसी बीमारी। उन्हीं में एक HIV भी है। HIV में बोले HIV था, कैसे मर गया? अरे उसको जुकाम हो गया था, छींक आई थी तो मर गया। HIV तो इतनी बुरी है, कहीं छींक आ गई थी, उसने कोला पी लिया था आधा कप, मर गया बेचारा। इम्यून सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो STD सेक्शंस होंगे वहाँ यही सब है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है बताओ? फिजिकल बैरियर तो है। मान लीजिए अगर इसमें स्पर्म है तो क्या स्पर्म वो अंदर जाएगा, सर्विक्स को क्रॉस कर पाएगा? फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं। या फीमेल डायफ्राम पहने, तो कुछ लोग मेल कहते हैं कि देखो बच्चा हुआ तो देख लेना, इतने अशिक्षित डोमिनेट करते हैं ना मेल अपनी पावर से, तो डायफ्राम लगाते रहना, बच्चा हुआ तो फिर देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ऐसा कुछ लोग फीमेल को प्रेशराइज करते हैं, जबकि ये दोनों की एक कॉमन जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? तो जो भी हो, फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी फीमेल बैरियर्स आर यूज्ड। अगर नहीं मान लो डायफ्राम का पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक डायफ्राम ही 23 रुपए का आता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी वाइफ को, जो उनकी लवलीएस्ट मोस्ट है, उसको माला डी खिलवाएंगे कि तुम्हें प्रोजेस्टेरोन निकालना है। उसकी बॉडी में इतना वो चीज़ हो जाएगा, हार्मोनल डिसफंक्शन, चेहरे पे दाने निकलने लगेंगे, इरिटेशन, विजाइनल इरिटेशन, कि उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख देंगे सिर्फ बर्थ कंट्रोल। जबकि इसको आसानी से डील किया जा सकता है, लेकिन उसी चीज़ में वाइफ के ऊपर सोलली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर एक दाम्पत्य जीवन का ही तहस नहस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो सही मेथड है वो बैरियर मेथड ही है। उसमें भी ये सस्ता पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा। नाउ इवन जो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ तो ये फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन बाजार में भी नाउ फॉर प्रिवेंटिंग, फिर भी फीमेल को ये पूरी जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप अगर एक भी गाड़ी का पहिया खराब हो जाए, किसी की बॉडी खराब हो जाए, तो क्या लोग पूरे, अच्छा अगर सही तरीके से न किया जाए जो भी इलाज है कुछ भी, तो आप देखेंगे सडन देयर इज ए स्वेलिंग इन बॉडी, बहुत सारी लड़कियां फूल भी जाती, ऐसा होता है कि नहीं हो जाता? लेकिन हर चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। जब एक दूसरे की केयर करनी तो ठीक तरीके से करनी चाहिए कि नहीं? तो क्या चीज़ बताई गई है? जैसा कि अरविंद ने हम लोगों को बताया, फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी फीमेल physical barriers are used. These are male condoms and female diaphragm. ठीक है? अब ये फिजिकल बैरियर है, इसका क्या होता है? तो इस बात ना करो, ये जो होता है वो बनता है, ये सब सिंथेटिक रबर है। इसको कितना भी, इतना भी बड़ा फुला लो, इसमें एक भी छेद नहीं होगा, इसकी इतनी टेस्टिंग होगी। यानी इट कैन बियर लॉट ऑफ प्रेशर, हाउएवर डज नॉट बर्स्ट। दीज आर मेल कंडोम्स। अब ये किस लिए है? सो दीज आर प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज getting transmitted from one partner to the other. Prevent करेंगे नहीं? These prevent sexually transmitted disease. प्रिवेंट करते हैं। अब कांगो किसी ने देखिए 1% लोग वहाँ पर HIV के थे, लेकिन अगले 10 साल में 80% लोग वहाँ HIV में
कौन कितनी पॉलीगेमी करता होगा, एक पुरुष कितनी औरतों का संग करता होगा और एक स्त्री कितने पुरुषों का संग करती होगी। और वहाँ हर साल 5% लोग HIV से ही मर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है, UN परेशान है, यहाँ के लोग, एयरफोर्स के लोग, हमारे समय में भी कॉन्गो जाते थे, तो आप देखिए वहाँ ज़्यादातर लोग HIV से। एक दिन का वहाँ खाना दे दो, 3 दिन तक तुम्हारे यहाँ जम के काम करे, भुखमरी तो इतनी। बहुत बुरी। तो आप समझ में आ गया ना। सो इट प्रिवेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो ये अच्छी चीज़ है। नाउ इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ओके, लाइक गोनोरहोइया, सिफिलिस एंड एड्स। गोनोरहोइया, सिफिलिस एंड एड्स। नोट करो, बात नहीं करो। एड्स, वार्ड्स। सेकेंड इज केमिकल मेथड। एक है भौतिक विधि और दूसरी आती है रासायनिक विधि। What does it mean by chemical method? केमिकल मेथड में क्या चीज की जा सकती है? That is there are in chemical to prevent pregnancy, that is oral pills and vaginal pills are available in market. Available in market. ठीक है, तो 2 तरीके की गोलियां अवेलेबल है बाजार में। तो ओरल पिल्स जो भी होंगी वो मोस्टली प्रोजेस्टेरोन होंगी, प्रोजेस्टेरोन ही होंगी, क्योंकि उसी को सप्रेस करना है ओव्यूलेशन को या कुछ भी करने के लिए। कि ओरल पिल्स जिसने खाया उसका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। ऐसा भी है, अब कभी वाला भी है कि एक बार गोली खा ली, 3 महीने वाली भी गोली आती है, 1 साल वाली भी होती है, 5 साल वाली भी होती है, एक होती डेली वाली भी आती है। साइज से मतलब नहीं, पोटेंसी से मतलब है। लेकिन ऐसी गोलियां आती हैं कि जैसे भी है ना, जितने पीरियड की आपको चाहिए वो अवेलेबल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 3 साल वाली खाएंगे और 5 साल का काम कर जाती है। सब बाजारू गोलियां तो ऐसे ही होंगी। एक बार उसने डिसफंक्शन कर दिया तो पता चला वो डिसफंक्शन ही हो गया। जो चीज़ एक साइकिल है, साइकिल को एक इतना नेचुरल और डेलिकेट साइकिल है जिसने ओरल पिल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को फंसाया। समझो, फिर शुरू में तो सब अच्छा चलेगा, जब उनको बच्चा चाहिए फिर वो तुम्हारे ऊपर बोलेंगे अरे बच्चा नहीं दे रही है, कैसी है ये, बाँझ है, ये ऐसे। माँ बाप, सास ससुर सब आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, जबकि तुम उन्हीं के कहने पर कर रहे हो, है ना, अपनी फैमिली। तो इसलिए ये सारी चीज़ हार्मोनल डिसफंक्शन कर देती हैं। एंड इट इज़ वेरी, हमने तो अपने परिवार में लोगों को देखा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर दोस। जो ऊपर इरिटेशन होगा, चेहरे के दाग धब्बे, और जो दूसरी चीज़ें खाना खाते समय उल्टी हो जाना, ना जाने कितनी तरीके की चीज़ें। तो इसलिए दिस इज़, लेकिन ये मोस्ट सेलिंग अभी भी है, अभी गाँव में तो खूब चलती है। माला डी अवेलेबल है और खूब प्रचार पहले आता था माला डी का। हाँ, क्या ओरल पिल्स हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो ओरल पिल्स किसको खानी होती हैं? These oral pills are to be taken by female 1 per day.
रोज खानी पड़ेगी। रोज खानी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होगा कि मीटिंग होने के अगर तुमने 72 घंटे में खा लिया तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वो भी गोली ले जाता है। मान लो जब कभी मीटिंग हुई 72 घंटे के अंदर था तो फिर वो फर्टिलाइजेशन अगर होगा भी तो किल हो जाएगी। समझ में आने बात की नहीं? तो इस तरीके की गोलियां। भाई ये पुरुष प्रधान समाज है, आपको ये समझना होगा। हम लोग अभी इंडिया से निकल नहीं पड़े, यूरोप वाले निकल गए इस चीज से, लेकिन इंडिया से लोग अभी नहीं निकले। जो इधर वाले ओरिएंटल हैं, तुमको ये बात मालूम है, एशियंस को ओरिएंटल कहा जाता है ना, और उधर वाले वेस्टर्न निकल चुके हैं। उनमें जितना फीमेल का डोमिनेंस है उतना मेल का, लेकिन इधर वाले। चलिए, तो क्या चीज बताई गई है? दीज आर अवेलेबल इन मार्केट, ये मार्केट में अवेलेबल है। सो ओरल पिल्स कंटेन्स हार्मोन। जब मैं ओरल पिल्स की कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा बिकने वाली माला डी है जो सरकार फ्री में देती है। इसे ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। ये क्या करता है बताओ? इट प्रिवेंट्स ओवरी टू स्टॉप ओव्यूलेशन। ये इट प्रिवेंट्स ओवरी टू स्टॉप ओव्यूलेशन। जबकि वेजाइनल पिल में एक स्पर्मिसाइड आता है। सो सर जब ये सही नहीं होती तो सरकार फ्री में क्यों देती है? ऐसा ही होता है। अभी देखो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हमारे यहाँ चलता था, बैन हो गया, पता चलता है उसके बैड इफेक्ट हैं। पहले कोलगेट बैन कर दिया था अमेरिका ने, क्योंकि कैंसर प्रोड्यूसिंग है बच्चों में। हमारे कोलगेट अभी तक चल रहा है, सब कोलगेट रखना है, क्योंकि उसमें जो फ्लोराइड है ना, तो वो जो केमिकल है वो बच्चों में कैंसर प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या डीडीटी वहाँ बैन हो गया 75 में। यहाँ डीडीटी का छिड़काव होता है, सस्ती चीज़ है, सब चल रहा है, वही खाने पर ज़्यादा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो वेजाइनल पिल्स क्या होता है? इट इज टू बी पुट इन वेजाइना बिफोर मेटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस फोम। इससे झाग निकलता है, और वो जो झाग होता है वो क्या करेगा? स्पर्म्स को मार डालेगा। लेकिन कई बार इससे वेजाइना में इतना इरिटेशन हो जाएगा और पुरुषों को भी पसंद नहीं आता, तो इस वजह से वो लोग कहते हैं वेजाइनल पिल्स ठीक नहीं, ओरल पिल्स। प्यार से ही बोलेंगे, लेकिन वो प्यार अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ओरल पिल्स तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। समझ आई बात कि नहीं? नाउ वेजाइनल पिल्स क्या करेंगी? दीज आर पुट इन वेजाइना जस्ट बिफोर मेटिंग। जस्ट बिफोर मेटिंग। फिर क्या होगा बताइए? इट प्रोड्यूसेस फोम, इससे झाग निकलेगा। वो झाग क्या करेगा? विच इज ए स्पर्मिसाइड, वो सारे स्पर्म को मार डालेगा। विच इज स्पर्मिसाइड। हाउएवर इन सम फीमेल इट प्रोड्यूसेस एलर्जी, उनको एलर्जी हो जाएगी या वेजाइनल इरिटेशन। In some female, it causes allergy या irritation। तो इसलिए खैर उससे तो ये अच्छा ही है, ओरल से तो ये अच्छा, कम से कम हमारे हार्मोनल सिस्टम को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तीसरी चीज देखो, कॉपर टी। इंट्रायूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसे IUCD कहते हैं। इंट्रा यूट्रस तक जाती है ना, तभी तो यूट्रिन कहते हैं। यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है कि जो दाई होती है या नर्स होती है, वो फीमेल बॉडी में ये जो सर्विक्स का रीजन है,
तो एक यहाँ से इस तरीके की टी बनी होती है, टी वो कॉपर की है, तो वो यहाँ से डाल देगी, वो क्या यूट्रस तक चली जाएगी, ये यूट्रस तक चली जाएगी और यहाँ पर ये काफ़ी अंदर तक रहेगी और इसमें ये टी ऐसे रहेगा। तो ये टी क्या करेगा बताओ, दैट इट अल्टीमेटली इट प्रिवेंट्स स्पर्म टू रीच अप टू फैलोपियन ट्यूब या ओविडा। कितनी बात है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर टी। इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर की टी है, ठीक है, एंड इट इज इंसर्टेड इन यूट्रस बाय ट्रेन्ड नर्स और डॉक्टर। इंसर्टेड इन यूट्रस ट्रेन्ड नर्स या डॉक्टर। सबसे ज़्यादा तो वो अभी आजकल पोस्ट 72 वाली ही चलन है कि मीटिंग भी 72 आवर्स के अंदर खानी है, तो सबसे बचत है जो भी हो, लेकिन फिर भी वो भी हर चीज़ तो केमिकल ही है ना। ओरली भी लोगे तो केमिकल है ना, किसी चीज़ को मारने के लिए तुम किसी मच्छर पे ही हिट मारोगे और अपनी तरफ करके एक आध बार मार के देखो वो तुम्ही को हिट कर देगा, मारी तो रहो किसी को। तो इट इज इंसर्टेड and if देखो if baby is desired then it is removed, if baby is desired it is removed। लेकिन अगर आप कभी एक रात 2 रात एसएमसी में बैठ जाओ ना बाहर, तुमको सब पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी कितनी मुश्किल है, वही पता चल जाएगा कि ये कितना डैमेज करेगी। ये कई बार अंदर यहाँ पर इसी को वो कर देगी, भेज देगी। तो अच्छी खासी अगर मान लो 16th डे का पूरा बढ़िया इंडोमेट्रियम है, उसी में अगर इसने छेद कर दिया तो इतनी ब्लीडिंग होगी और वो ब्लड लाइनिंग से कनेक्टेड भी है, डिजनरेट भी हो रहा, तो ऐसे में वो उसकी जान पर आ जाती है। ये भी बात है। तो ये चीज़ है। हाउएवर कॉपर टी है तो कॉपर का इससे रस्ट लग सकती है और इसमें इरिटेशन भी हो सकती है। ये सारी चीज सबसे अच्छा तो फिजिकल बैरियर मेथड है। चौथी चीज देखो, दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस का क्या मतलब है कि मेटिंग के दौरान दो मेटिंग इज डन बट स्पर्म इज एजेकुलेटेड आउटसाइड वेजाइना, दिस इज इंटरप्टस। लेकिन एक भी लाखों में एक भी स्पर्म अंदर चला गया तो वही बच्चा बन जाएगा। फिर आपके स्पाउस के कैरियर का क्या होगा? नाउ क्वाइटस इंटरप्टस, इफ मेटिंग इज डन ठीक है। ये हमारे यहाँ अभी जो किराएदार रहते थे 2 महीने पहले छोड़ कर गए थे, उनकी वाइफ के साथ भी यही समस्या बहुत ज़्यादा वीक हो गई, चलने में जब हेल्दी थी। और क्या बच्चा हुआ, बच्चा पेट में ही था, लेकिन उसके दौरान उनकी कंपनी ऐसी है कि 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठाल के काम लेती थी। बताओ ऐसे समय प्रेगनेंसी के समय में आराम चाहिए कि नहीं? तो वो खैर यूट्रस में ही बच्चा मर गया, तो 4 महीने का मर गया तो हालत खराब। तो जो रेस्ट है, कई लोग क्या कि वर्किंग कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अब उनको अब समस्या ये आ रही है कि अब वो चाहते हैं कि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती। एक बार अगर जो बड़ा बच्चा है ना 4 महीने का वो गिर गया तो ना इम्प्लांटेशन हो पाता ना कुछ हो पाता। पहले बेबी का होना बहुत जरूरी होता है ना, ये समस्या उनके ऊपर आएगी। इफ मेटिंग इज डन बट दैट इज सेमेन इज इजैकुलेटेड आउटसाइड वेजाइना, तो उसको क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। क्वाइटस का मतलब मेटिंग होता है और इंटरप्टस का मतलब बढ़ना। नाउ 5th इज स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, जो कि इंदिरा गांधी ने करवाई। तो 5वां मेथड कौन सा हो गया कि स्टेरिलाइजेशन।
स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड्स ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी। इनमें दो मेथड है। अगर आपने वैस डेफरेंस को काटा तो वेसेक्टॉमी, फेलोपियन ट्यूब को काटा तो ट्यूबेक्टॉमी। स्टेरिलाइजेशन या इसको कहेंगे सर्जिकल मेथड। ऐसा करने पर आपको स्टाइपन देगी गवर्नमेंट, जो नौकरी पेशा वाले आपकी 1700 रुपये महीना, यदि 2 बच्चे से ऊपर नहीं तो। सो स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इज कॉल्ड reproductive ability of male and female by using surgery is called सर्जरी कर लिया सर्जन के द्वारा, is called स्टेरिलाइजेशन। वैसे तुमको पता होगा कि ये जो डॉक्टरों के औजार होते हैं उसको भी वो बॉइलिंग वाटर में डाल के स्टेरिलाइज करते हैं ना, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाए, उसको भी है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से उसको बंद करना कि कुछ भी ना हो पाए, उसको कहेंगे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन में ये जो इसके अंदर एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस से स्पर्म डक्ट आ रही है, और स्पर्म डक्ट कहाँ जाएगी बताइए? दैट इज यूट्रस के उधर होती हुई यहाँ लौटेगी, और फिर यहाँ से होते हुए फिर ये यूरेथ्रा में जाएगी। लेकिन हम इसको यहीं से काटते हैं। इसके ऊपर सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फिर इधर आ जाएगी यूरेथ्रा। एक इससे भी निकलेगा जिससे कि यूरिन इसमें आ जाए, दोनों चीज, लेकिन नीचे से मिला सही है ना। अब ये देखो, दिस इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इसको यहाँ से कट कर दो, और यहाँ से यहाँ लाइगेट कर दो, और यहाँ से यहाँ लाइगेट कर दो, प्लस हो गया। इस चीज को क्या कहेंगे बोलो? वेसेक्टॉमी। और अगर मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में ही कट कर दिया तो क्या कहेंगे? ये यहाँ बांध दो। इतना चलेगा दिव्या कि कुछ और करना पड़ेगा? अभिषेक करेक्ट, दूसरा भी बांधना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ओव्यूलेशन तो कहीं से भी हो सकता है। इधर वाला इधर, इस चीज को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी यानी कट, टॉमी का मतलब दिस इज वेसेक्टॉमी, और इसका नाम है वास डिफरेंस। चूंकि ये फेलोपियन ट्यूब है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? सर्जरी के बाद मतलब वापस बच्चा करना, तब फिर उसके लिए दूसरा पति चुनो या दूसरी पत्नी चुनो। गोद ले लो, किसी के बच्चे को कोई रस्म चल रहा है तो गोद में दे दो जरा। गोद लेने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, कि कोई पूछेगा कि क्यों गोद लेना चाहते हो, बोलो गोद लेना चाहते हो। तो फेलोपियन ट्यूब है तो क्या करो? ट्यूबेक्टॉमी। सर्जरी के बाद मतलब ठीक ही नहीं हो सकता। काट दिया तो कैसे जोड़ोगे? हैं? फिर उसके बाद आईवीएफ टेक्निक है, उसमें से स्पर्म ले लिए, इसमें स्पर्म तो बन ही रहा है, स्पर्म ले लिए। फीमेल का अभी पूछ रहे हैं, अभी बताते हैं। उस और इसका ओवल ले लिया, उन दोनों को बन रहा है, इसमें जा नहीं रहा है, कलेक्ट करने वाला कोई नहीं, वहाँ भी स्पर्म बन रहा है, जा नहीं रहा है। ये दोनों ले करके ट्यूब में डालो, टेस्ट ट्यूब में 6 दिन रखो। 6 दिन में हमने कहा था ना, जो 7 दिन रखा जाता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो बने उसको फीमेल बॉडी में छोड़ दो,
उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि वो प्लेसेंटा वहाँ पर रखा है। फिर बन जाएगा। यही चीज़ तो करते हैं। अभी नीचे मेडिकल स्टोर में सुनो, कह दो कि गाय का बच्चा पैदा करना है, वो बैल का स्पर्म दे रहा है, 5 रुपए का आता है पैकेट। सब फ्रिज रखे है भाई, वो बकरी का रखे है। उससे तुम पूछो तो जाके कि कौन किसको किसको पैदा कर सकता है, कह दो खरगोश, बकरी, गाय सबका रखे। बस ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, या तो सीधा स्पर्म में इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अच्छा यही रहेगा, एथिक्स इन्वॉल्व है कि जो पति पत्नी है उन्हीं का बच्चा हो तो ज़्यादा हो, नहीं तो कोई इंसानों का भी रख ले। लेकिन कोई किसी और, तो क्या किसी का हस्बैंड चाहेगा कि किसी और के इंसान का उनके बेटा पालेगा ही नहीं। तो अगर वो दूसरे तरीके का निगरो दिखने लगेगा, लोग 4 लोग पूछते हैं भाई। अब मान लो सिंधी गाय के यहाँ सहीवाल आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी धूम धड़ाका है। लेकिन इंसानों में नहीं कोई लेना चाहता, इसलिए मनुष्यों का स्पर्म नहीं बिकेगा, क्योंकि पिता का ही लिया जाएगा। एथिक्स है ना ये चीज। अब तुम्हें सर्जिकल मेथड समझ में आया? सर्जिकल मेथड में हमने क्या बताया? वन इज ट्यूबेक्टोमी एंड अदर इज वेसेक्टोमी। दीज आर ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। अभी हमने ऊपर लिख दिया ना परमानेंट टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है? इफ वास डिफरेंस इज कट एंड लाइगेटेड। लाइगेटेड का क्या मतलब होता है? बांध देना, ठीक है। इट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। टॉमी का मतलब है कट। ए टॉमियो हमने बताया था कि नहीं? अनकट एटम बना है जिससे। ए टॉमियो अनकट, वेसेक्टोमियो। और इसी तरीके से इफ फैलोपियन ट्यूब is cut and ligated, then it is tubectomy. अगर जो हिंदू हैं उन्हें अपनी वाइफ या अपना किसी का भी करा लेने पर 1700 रुपये मिलेंगे। जो मुस्लिम है उन्हें अपनी चारों बीवियों की ही ट्यूबेक्टोमी करानी है। अच्छा, जितनी भी हो। चलिए, सर पैसे भी देते हैं। पैसे देते हैं कि बर्थ कंट्रोल, तुम देश के विकास में योगदान दे रहे हो। इटली में तो 6 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते। दिल्ली के लोग नहीं पैदा करें, बच्चे के पैदा होते ही 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन दो उसको पढ़ाने का उसी दिन। इतनी महंगी पढ़ाई दिल्ली में बहुत देखा है बच्चे। हम भी 6 साल रहे हैं, बहुत ही देखा एडमिशन। केवी ना हो तो कहीं करा ही नहीं सकते। अगला देखो, नाउ इतनी बात तुम्हें पता चल गई। फीमेल फीटिसाइड, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। सो राइट ए नोट ऑन फीमेल फीटिसाइड। सो राइट ए नोट ऑन फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का क्या मतलब है? दैट इज फीटस और प्लस साइड। इसका क्या मतलब है? दैट इज किलिंग फीमेल फीटस। बात नहीं करो। कन्या भ्रूण हत्या, इस पर कई डिबेट भी होते हैं। तो पहले के समय में राजस्थान के लोग में क्या करते थे कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो लड़की हुई तो पलंग के पाए के नीचे दबा के मार देते थे, ऐसे करते थे। तो लेकिन अब इस समय ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बड़े कानून बन गए हैं। जब क्या हुआ, राजपूत लोग किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहते हैं। राजपूत का यही है। यहाँ पहले राजपूत रहते थे ना, कहेंगे कि बेटी होगी तो जिसको आप ब्याहेंगे उसके सर झुकाना पड़ेगा, मान के लिए वो कुछ भी करते हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर गर्ल्स का रेशो 800 पहुँच जाए, जैसा कि हरियाणा में हो चुका है क्रिटिकल, तो सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। क्योंकि जो 200 पुरुष सिंगल बचेंगे अविवाहित, वो कुछ नहीं करेंगे, वो समाज को करप्ट ही करेंगे। चोरी डकैती लूट, जो बीवी बच्चे वाले हैं वो तो कहीं गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो क्या करेंगे?
तो इसलिए एक हेल्दी सोसाइटी तभी मानी जाती है जबकि पुरुष और स्त्री का 1:1 रेशो हो या 1000:1000 का रेशो हो। केरल इस मामले में बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की संख्या 1003 पहुँच गई पुरुषों के मुकाबले, लेकिन अभी हरियाणा इसमें बहुत पीछे है। सो इसलिए फीमेल फीटिसाइड को गवर्नमेंट कंडेम करती है और इसके लिए नॉन वेलेबल, मतलब ये नॉन वेलेबल वो अपराध है, ठीक है, क्राइम। और इसके अलावा इसके लिए सज़ा भी अच्छी खासी है। जो लोग इसकी सोनोग्राफी करते हैं, जो डॉक्टर, उनकी प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस तक सीधी है। सो इट इज नॉन वेलेबल किलिंग फीमेल फीटस in uterus is non-bailable crime। इसके लिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ बेबी इन मदर्स वॉर्म बाय सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो ए क्राइम। डिटेक्शन ऑफ जेंडर, अगर तुम कहते हो बेबी उल्टा हो गया, उसके गले में अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गई, तब सही है, डॉक्टर सब कुछ बताएगा, हाँ भाई अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गई, इसको सीधा करें। लेकिन उससे पूछो जेंडर के लिए 10,000 दो, 20,000 दो, जहाँ पहले 100 रुपए में हो जाता था, आजकल है क्या नहीं। जेंडर पता कर लो, फिर इनका जेंडर पता कर लो, वहाँ जाके कह दो वॉश आउट कराना है। ऐसे वॉश आउट कराओगे तो कुछ नहीं, कह दो हमें जन्म ही नहीं देना, बच्चों हम पालेंगे ही नहीं, ठीक है, वॉश आउट 6-6 महीने का लोग कराते हैं, फिर रिस्की तो है, कराते हैं भाई, नहीं देना है माँ को बच्चे को जन्म, तो क्या करेंगे, डॉक्टर को करना पड़ेगा ना, इसका अधिकार है। स्पेन में इसका अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग नियम है इनको जन्म देंगे। तो क्या चीज़ें बताइए कि डिटेक्शन ऑफ जेंडर बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इन मदर्स वॉर्म इट इज इलीगल। हाँ, इट नॉन बेलेबल, गैर जमानती अपराध है। इस पे ये नहीं कि पैसा देके छूट गए केजरीवाल की तरह, जमानती अपराध छूटते नहीं ये लोग, बीच में जमानत दे देते हैं 1 लाख 2 लाख, फिर आए नहीं था 1.5 महीने के लिए चुनाव प्रचार के लिए, तो जमानत ली गई, भाई 1.5 लाख ले लो, हमें चुनाव प्रचार करने दो, ऐसा वो चीज़ ठीक नहीं ना। अपराधी तो है, फिर भी जमानत दे के हमें 1.5 महीने जाने दो। डिटेक्शन ऑफ जेंडर ऑफ बेबी इन मदर्स वॉर्म यूजिंग अल्ट्रासाउंड इट इज ए क्राइम। डिटेक्शन of gender of baby in mother's womb using ultrasound। अल्ट्रासाउंड का मतलब है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इस क्राइम, ठीक है। क्या यूजेनेसिस ना, कहाँ लिखा है बताओ, अरे तो बता दे, यूजेनेसिस ना, ऊ है तो यू का बोल रहे हैं। यूजेनेसिस का मतलब है अंडे का जन्म देना, यूजेनेसिस, और एक जो स्पर्म की जेनेसिस होती है, तो दोनों की अलग है। ऊ का मतलब ही अंडा ही होता है, यूजेनेसिस। चलो इतनी बात हो गई, आगे की बात देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। That is STD, the disease which are spread by sexual contact from infected person to healthy person। तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो जो जेनिटल से फैल जाए उसको सेक्सुअली disease which spread
from infected person to healthy person, from infected person to healthy person. ठीक है, इन्वॉल्विंग जेनिटल्स या गोनाड, ये भी लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नहीं तो फिर इसे कंटेजियस डिसीज ना कह दिया जाता। कंटेजियस भी तो छूने और इन सबसे फैलती है ना, लेकिन इसमें जेनिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इज कॉल्ड एसटीडी। इसमें some are gonorrhea, syphilis, AIDS, warts. इन पे नोट आता है, सिफिलिस सभी पे आता है तो लिखना होगा सिफिलिस, वार्ड, अब मान लीजिए इस तरीके की बीमारी होगी तो एड्स का आदमी देखो कितना कमजोर है, इसमें क्या इम्यून सिस्टम पूरा है? 20 किलो का भी 20 किलो का लग रहा है, ऐसे इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया बॉडी का। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये किसके वायरस का नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलो, सो सम आर, इसमें कुछ क्या है? सारी डिजीज सिर्फ फीटल में होती है, सभी में, मेल में भी, किसी में, एक से दूसरे में फैलती, तभी तो ट्रांसमिटेड बोला गया है। ये कॉमन ही है, ये जेनिटल्स में होगी या पूरे शरीर में फफोले निकल आएंगे और पेशाब करने में इतनी जलन होगी, दैट इज ए बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। और कई कई तरीके की जानलेवा भी है ये। अभी मैं सब सिंड्रोम बता रहा हूँ आपको, सिंड्रोम सुनो। और एड्स तो सभी को मालूम है जानलेवा है। चलिए, नाउ अब देखो, गोनोरोइया एंड, इसको नोट कर लो, इस पे गोनोरोइया एंड सिफिलिस are caused by bacteria. जैसे किसी किसी के माउथ में पायरिया होता है, बदबू आती है, ऐसा तुमने देखा है? पायरिया उसमें बहुत आएगी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वैसे ही ये सिफिलिस और गोनोरोइया होंगे। These are smelling in the similar. So उनके गोनाड्स में भी स्मेल आई। That is caused by bacteria, okay, and spread through sexual contact with infected person, ये तो तुम्हें पता ही चल गया। and इनके symptoms क्या हैं? its symptoms are, symptoms are burning sensation during urination, हमारा समाज इसमें बहुत कम शिक्षित है, लोग छिपाते हैं इसके बारे में, जबकि ये हमारी बॉडी की दूसरी डिजीजेस की तरह है।
यूरिनेशन, ओके, एंड सोर इन जेनिटल, बड़े बड़े दाने निकल जाएंगे, उसमें व्हाइट पस भर जाएगा। सोर इन जेनिटल्स। इसके अलावा क्या होगा? नाउ दीज आर क्योरेबल डिसीज, ये क्योरेबल है, इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। क्योरेबल डिसीज। अब देखो डेट्स के बारे में। इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। जैसी डेफिशिएंसी उसी के नाम पे उसका नाम ही रख दिया, डेफिशिएंसी। हम ही आप लोग तो नाम रखने वाले हैं, डेफिशिएंसी वायरस। इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई तो बोले इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर ये पाया गया तो कहा जाएगा इफ इट इज फाउंड इन बॉडी, तो कहेंगे वो HIV पॉजिटिव है। यदि नहीं पाया गया तो वो हेल्दी है। HIV नेगेटिव इज हेल्दी। जो वायरस पाया गया तो पॉजिटिव हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पॉजिटिव। अब ऐसे कहेंगे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब हो जाए पॉजिटिव, कहेंगे पॉजिटिव नहीं करता। नाउ इट इज कॉज्ड बाय HIV इफ ए पर्सन is found HIV positive, HIV positive तो क्या होगा? Then it suffers from acquired immunodeficiency syndrome। तो उसको किस चीज को एक्वायर कर लेता है? Acquired immunodeficiency syndrome। In this, the immune power of system breaks down, collapses। तुमको कुछ नहीं खाना है। अगर तुमको बोला गया 36 डिग्री का पानी है पीना है, तो तुम्हें ना 30 का पीना है ना 40 का, वही पियो वही खाओ। इन दिस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी कोलैप्स हो जाता है। ए माइन्यूट डिसीज इन बॉडी में बिकम लेदल, उसके लिए जानलेवा हो सकती है। ठीक है, ए माइन्यूट डिसीज इन सच केसेस मे बी लेदल, उसके लिए ये जानलेवा है। अभी हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करें कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बाद में कराई जाएगी, उसको खुद पढ़ो।